नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखने वाली खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को हम मजबूत कर सकें। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो एफआईआर के ऊपर है कि आखिरकार क्या कहता है कानून एफआईआर से जुड़े मुद्दों पर। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप भी कानून से संबंधी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कोई कानूनी समस्या आपके सामने है तो हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर प्रशांत सिंह। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में आने के लिए। जब एफआईआर की हम लोग बात करते हैं तो मैं शुरुआती तौर पर जानना आपसे चाहूंगा कि जो प्रथम दृष्टया हम लोग चौकी थाने जाते हैं तो तहरीर लिखी जाती है, बाद में एफआईआर होती है, तो दोनों में दरअसल फर्क क्या होता है? एफआईआर एक तरह का को प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं, वो हर नागरिक का अधिकार है जी। ये ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिससे शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को पुलिस के समक्ष दर्ज कराता है। अतः एफआईआर एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसे आधार मानकर पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करती है। कार्रवाई के आधार पर पुलिस कसूरवार को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करती है, इससे कोर्ट कसूरवार पर केस चलाती है। ठीक है, लेकिन अगर सर जो तहरीर की बात हमने की है तो फिर क्या शुरुआती तौर पर सीधे किसी भी जुर्म में एफआईआर दर्ज हो सकती है? तहरीर एक मुख्य पार्ट होता है, उसका रोल क्या होता है उस चीज में? हमें कभी कोई भी अगर घटना घटित होती है तो आपको तहरीर या आप शिकायत या तहरीर जो भी आप कहना चाहें, आपको पुलिस स्टेशन जाकर पहले तहरीर देनी पड़ती है और जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर होता है वो उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है। अगर उसे लगता है कि कोई भी घटना घटित हुई है जिसका एफआईआर लॉन्च होना चाहिए तो उस चीज़ के लिए वो एफआईआर लॉन्च करता है। ठीक है सर, जो एफआईआर की बात हम लोग करते हैं तो एफआईआर का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है? कैसे रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए और मुख्यतः ये कि क्या चीज़ें एफआईआर में नहीं लिखवाई जानी चाहिए? देखिए, जब भी कभी भी कोई भी आप शिकायत करने जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जब भी आप अपनी शिकायत को ड्राफ्ट कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले तो कहाँ घटना घटित हुई है, दूसरा किस डेट को घटित हुई है, पुलिस स्टेशन से उसकी दूरी कितनी है। अगर आप खुद कंप्लेनेंट हैं तो आप अपना नाम, अपना एड्रेस ज़रूर मेंशन करें। तो इस पे पुलिस जब भी आप उनकी शिकायत को देखती है और घटनास्थल पर पहुंचकर जो भी एक मैप तैयार करती है और उसके बाद उसे लगता है तो वो एफआईआर लॉन्च करती है। ठीक है, लेकिन सर एफआईआर जो हमारी लॉन्च होती है, जहाँ तक मेरी जानकारी, अगर वो पुलिस रजिस्टर में चढ़ेगी तभी जाकर उसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो रजिस्टर में चढ़ना और ये पूरा प्रोसेस, इसको एक कोई व्यक्ति जिसके साथ घटना हुई है वो कैसे मॉनिटर कर सकता है? आप जब भी आपके साथ कोई घटना अगर घटित होती है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखित एक रिपोर्ट आपको एक कंप्लेन फाइल करनी होती है किसी भी पुलिस स्टेशन में। और पुलिस अगर आप लिखित नहीं कर सकते हैं तो आप मौखिक बोलिए, जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा वो उसको राइट डाउन करेगा और आपको पढ़ के पहले सुनाएगा कि जो उसने लिखा है उस पर आप अमल करते हैं या नहीं। आपका हस्ताक्षर लेगा
और फिर अगर उसकी इंक्वायरी करने के बाद ही एफआईआर लॉन्च हो सकती है। वो अपनी डायरी में मेंटेन करेगा कि उनके पास एक डेली डायरी होती है जी, जिसमें सब सारी रिपोर्ट्स फाइल होती हैं, तो वो कंप्लेन को उसमें लॉन्च करेगा और इंक्वायरी करने के बाद ही एफआईआर लॉन्च करेगा वो। ठीक है सर। अच्छा प्रशांत जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक एफआईआर की जो कॉपी होती है, कानून के मुताबिक ये है कि वो हर व्यक्ति का कॉपी लेने का अधिकार होता है, लेकिन कुछ मामलों में हम ये भी देखने के लिए मिलता है हम लोगों की, अगर जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, अगर वो पक्ष मजबूत है या उसकी कुछ पकड़ इलाके में ज़्यादा अच्छी है, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, किसी भी एंगल से, तो कई दफ़ा जो याचिकाकर्ता होता है उसको उसकी कॉपी नहीं मिल पाती है। तो कॉपी पाने का अधिकार क्या होता है, कि इस बारे में कोई स्पेसिफिकेशन दिया गया है कानून में? बिल्कुल, हर याचिकाकर्ता का अधिकार है उसकी कॉपी पाना। जब भी कोई भी एफआईआर लॉन्च होती है तो उसकी 4 कॉपीज बनती हैं, एक पुलिस स्टेशन के लिए, एक कंसर्न एसएसपी के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाती है, और जो चौथी कॉपी होती है वो कंप्लेनेंट के लिए हमेशा होती है। तो एफआईआर की कॉपी एक नागरिक का अधिकार है जो भी एक एफआईआर लॉन्च करता है। ठीक है। सर, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें ऐसा भी हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करानी होगी। वो डेवलपमेंट क्या है, उस कॉपी को हम कैसे ले सकते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन प्रिपेयर की है, एक जजमेंट में कहा है कि कोई भी एफआईआर लॉन्च होती है, हर स्टेट के किसी भी स्टेट में अगर लॉन्च होती है तो 24 घंटे के अंदर उसे ऑनलाइन करना जरूरी है। जी। पहले क्या था कि कंप्यूटर सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो रसीद मिल जाती थी आपको, कभी भी एफआईआर लॉन्च होने पे एक उसकी कॉपी प्रतिलिपि मिल जाती थी जिसको कहते हैं। आज कंप्यूटर का ज़माना है तो हर स्टेशन, पुलिस स्टेशन अब कंप्यूटराइज हो गया है, और इसी गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बाइंडिंग कर दिया है हर पुलिस स्टेशन के ऊपर कि आप जब भी कोई भी एफआईआर लॉन्च करेंगे 24 घंटे के अंदर उसकी कॉपी आप याचिकाकर्ता को प्रस्तुत कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे, और उसको आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड उस कॉपी का फायदा ये रहेगा कि आप उसी के अकॉर्डिंग अपने केस को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। इस वक्त इलाहाबाद से मक्खनलाल शर्मा हमारे दर्शक में जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रख सकते हैं। हाँ, आवाज तो आपकी आ रही है जी, बताओ क्या? जी अपनी बात रखिए आप। मेरा सर एडीए कॉलोनी में मैं जमीन प्लाट जो है बुक कराया था, 14 साल हो गए, अभी मुझको सर मिला नहीं, कि जमीन न मिली, न मुझको कोई पता बताया, उसका जमीन का नंबर भी दे दिया, सब दे दिया, अभी सर मुझको जमीन नहीं। कहाँ पे बुक कराई थी? क्या किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत आपने जमीन बुक कराई थी? ये यहाँ पर छलवा में एक कॉलोनी प्लाट का निकाले थे, और 14 साल हो गए सर, न मुझको अभी जमीन मिली, न कोई पता बताया, न कुछ बताया। मक्खनलाल जी, किसी प्राइवेट बिल्डर ने वो कॉलोनी काटी थी, प्राइवेट बिल्डर से आपने प्लॉट लिया था, वहां बिडिंग हुई थी, या फिर सरकारी स्कीम के तहत आपने प्लॉट बुक कराया था? जी, दोनों में से क्या सर, प्राइवेट बिल्डर की सरकारी जमीन थी वो? सरकारी थी सर। ठीक है। तो इस बात में क्या आपने, जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको आपने लिखा है पत्र कोई? उसमें के सारे कागजात मेरे पास हैं, मुझको कुछ आज तक बताया नहीं गया कि ठीक है, उस बारे में पूरी सहायता आपकी हमारी तरफ से जरूर की जाएगी। मक्खनलाल जी, आपके पास जो भी कागजात हैं उनकी कॉपी आप हम तक भेज दीजिएगा। हम लोग उसको कागजात देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में आएंगे कि आपको क्या सहायता इस बारे में की जानी चाहिए। तो हमारा जो एड्रेस लगातार फ्लैश हो रहा है, उस एड्रेस पर या हमारे ईमेल के जरिए आप किसी भी माध्यम से हम तक वो डॉक्यूमेंट की कॉपी पहुंचा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपकी सहायता जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। प्रशांत जी, आपके पास मैं आता हूं कि अगर मसला हम ये चीज़ भी देखते हैं कि कई दफ़ा एफआईआर लिखाने के लिए हम जाते ज़रूर हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही कही या कुछ और कांड भी होते हैं कि एफआईआर लिखी नहीं जाती। अगर ऐसा होता है कि एफआईआर लिखने से आपको मना किया जाता है, तो तब जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास क्या अधिकार रह जाता है? देखिए, कभी भी आप कोई भी कंप्लेन लेके आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस अथॉरिटी का कोई भी ऑफिसर अगर मना कर देता है कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो आपके पास अधिकार है कि आप हायर ऑफिशियल के पास जा सकते हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो कंसर्न डीसीपी के पास, अगर आप किसी यूपी के किसी भी शहर में रहते हैं तो कंसर्न एसएसपी के पास आप अपनी कंप्लेन की कॉपी फाइल कर सकते हैं। जी, ज़रूर है कि कोई भी एक्शन लिया जाएगा। अगर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप कोर्ट के माध्यम से, सीआरपीसी में एक प्रोविजन है 156(3) का, जी, इसके माध्यम से आप केस फाइल कर सकते हैं सारे दस्तावेजों के साथ कि हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई है। तो कंसर्न जो मजिस्ट्रेट होगा वो
कंसर्न एसएचओ को डायरेक्ट करेगा कि जो इनकी कंप्लेंट की कॉपी है उसको एज सच एफआईआर के फॉर्मेट में आगे फॉलो किया जाएगा। ठीक बात है। इस वक्त गाजीपुर से सौरभ कुमार हमारे दर्शक हम लोग जुड़ चुके हैं। सौरभ, अपनी बात रखिए आप। हेलो सौरभ, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ सर, एक हमारे माता जी का ट्रांसफर ये साधना देश के तौर पर शीघ्र ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। आपकी आवाज सौरभ अपनी हम तक साफ पहुंच नहीं पाई, अपनी बात दोबारा आप जरा रखिएगा। सर, मेरी माता जी हैं श्रीमती पुष्पा राय, जो जी। स्वास्थ्य विभाग में वर्क करती हैं। उनके रिटायरमेंट में 1.5 साल हो जाए। शासनादेश के तहत ये है कि वो 2 साल के अंदर 2 साल यदि कम शेष रहे तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा सकती हैं। इस बारे में संबंधित विभाग में आपने कोई एप्लीकेशन दी है? तो नहीं हो रहा है। इस बारे में क्या संबंधित विभाग में आपने कोई एप्लीकेशन दी है सौरभ? एप्लीकेशन दे दिए, मंत्री ने अनुमोदन कर दिया, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है सर। ठीक है प्रशांत जी, आपके पास में आऊंगा कि ऐसे केस में जब ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे रहे हैं और खुद मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात का अप्रूवल आ चुका है और नहीं हो रहा है ट्रांसफर, तो उनको क्या करना चाहिए? जब भी आप कोई भी अगर कंसर्न मिनिस्ट्री ने भी अगर ट्रांसफर को अप्रूव कर दिया है और फिर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आप इस चीज़ को आप हाईकोर्ट जा सकते हैं रिट में। 226 का प्रोविजन है, आप हाईकोर्ट इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं कि और पार्टी बना सकते हैं जो भी कंसर्न अथॉरिटी, जो आपका हायर ऑफिशियल जो ट्रांसफर के अप्रूवल को फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। ठीक है। इस वक्त नितिन कुमार हमारे दर्शक पर जुड़ चुके हैं। नितिन, अपनी बात रखिए आप। कि हमारा सर उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2013 में जी सर सिलेक्शन हुआ था फायरमैन पद पर, जबकि सर मैंने फायरमैन पद को प्राथमिकता ही नहीं दिया था। और सर इस पर हुआ यह था 2011 में मैंने आवेदन किया था, तो 2011 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने छूट दी थी। तो बच्चे 2013 में दोबारा आवेदन करेंगे तो उनको निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा जी। और सर उस पर जो फायरमैन पद के लिए वो एलिजिबल नहीं होते, तो सर फायरमैन पद के लिए मैं एलिजिबल था नहीं, इसलिए मैंने फायरमैन पद की फीस नहीं भरी और ना ही मैंने फायरमैन पद को प्राथमिकता दिया। लेकिन आपकी बात मैं समझ रहा हूं दरअसल, लेकिन उस चीज के लिए जो एडवर्टीजमेंट भर्ती के लिए आए थे 2011 का और 2013 का, वो दोनों एडवर्टीजमेंट हम लोग को देखने की जरूरत होगी। अगर आपके पास उन एडवर्टीजमेंट की कॉपी अगर है तो आप हम तक भेज दीजिएगा। साथ ही साथ जो आपकी जो भी शिकायत आ रही है उसको पेपर पर लिखकर भेज दीजिएगा। हमारे जो लीगल सहयोगी टीम है इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की, उन एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद और सरकार की पॉलिसीज को देखने के बाद आप तक हमारी तरफ से सहायता जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर, जब हम बात करते हैं कि सीधे 156(3) के तहत हम डायरेक्ट कोर्ट में सीआरपीसी के तहत डायरेक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने एफआईआर की, लेकिन किस पद का पुलिस ऑफिसर दरअसल आपके एफआईआर पर काम कर सकता है, ये सवाल भी लोगों के ध्यान में आता है कि कौन करेगा। देखिए, कोई भी किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करने के लिए तो हमेशा एक एसएचओ को डेजिग्नेट किया गया है, बट एसएचओ कभी करते नहीं है। तो पुलिस हर कंसर्न स्टेट क्या करता है कि एक नोटिफिकेशन निकाल के अपना जी एक जूनियर ऑफिसर को डेजिग्नेट कर देता है जो कि एफआईआर लॉन्च कर सके। और अगर वो फिर भी अगर एफआईआर लिखने से मना करता है तो आप हमेशा आपके पास राइट है कि आप कंसर्न सीनियर ऑफिशियल को अप्रोच कर सकते हैं। और फिर भी अगर एफआईआर नहीं लॉन्च होती है तो आपके पास 156(3) का प्रोविजन है जो आप कोर्ट जाके एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। ठीक है सर, अगर एफआईआर करने में देरी अगर होती है सर, कि मतलब कुछ घटना आपके साथ घटित होती है, 2-4 दिन आप डिले हो जाता है एफआईआर कराने में, तो तब क्या प्रोविजन रहता है? क्या तब उसके बावजूद भी एफआईआर लिखा सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी घटना घटित हुई है तो एफआईआर तो लॉन्च होगी ही। जी। प्रॉब्लम होती है डिले अगर जब भी होती है तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये कंप्लेनेंट के साथ भी हो सकती है और प्रॉब्लम पुलिस के साथ भी हो सकती है। अगर कंप्लेनेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उसे एफआईआर लिखने में बहुत टाइम लग गया, तो हमेशा जब भी वो कंप्लेंट देता है तो उस चीज़ को मेंशन, उसको रीज़न देना पड़ेगा कि क्या जो उसने एफआईआर जो भी कंप्लेंट डाली है और इतना डिले क्यों हुआ है, क्या वो बहुत दूर था या फिर एसेसिबल नहीं था कि वो एफआईआर या कंप्लेंट को फाइल कर सके। अगर ये देरी पुलिस के बिहाफ पे होती है तो हमेशा एक्यूज को प्रेफरेंस मिल जाता है। जब भी ट्रायल में आता है तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि डिले क्यों हुआ, इसका बेनिफिट हमेशा ट्रायल में एक्यूज को मिल जाता है। जी ठीक है। इस वक्त सर आशीष कुमार बैलेंस हमारे दर्शक तो जुड़ चुके हैं। आशीष, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं?
आशीष, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सर मैं बहराइच से बोल रहा हूँ। जी आशीष। और मेरा क्वेश्चन ये सर कि एक मैं रेंट कंट्रोल का मुकदमा। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आशीष हम तक पहुंची, अपनी बात आप रख सकते हैं। तो वो मैंने लोअर कोर्ट सिविल जज के यहाँ से मैंने जीता हुआ है। जी जी, मैंने लोअर कोर्ट में 21 का मुकदमा मैंने जीता है। और हमारी सामने वाली पार्टी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील पे गई है। जी, तो परेशानी क्या है इसमें आपको? और सर इसी दौरान मैंने इजराय भी दाखिल कर दिया था सिविल जज के यहाँ से। आशीष, एक काम कीजिए, लोअर कोर्ट से जो आपके हित में जो फैसला आया था उस फैसले की आप कॉपी हम तक भेज दीजिएगा, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मुकदमा आपके खिलाफ दायर किया गया है उस मुकदमे में क्या लिखा गया, उससे जो कागजात आपके पास होंगे वो भेज दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कोई भी सहायता आप तक पहुंचाने के लिए। प्रसाद जी, जब एफआईआर की बात करते हैं तो सर एक जीरो एफआईआर का नाम भी हम लोग सुनते हैं दरअसल, तो जीरो एफआईआर क्या होता है? देखिए, पुलिस हमेशा का पावर क्या कहता है कि हमेशा जब भी कोई भी कंसर्न ऑफिसर के समक्ष अगर जाता है तो उसे एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। बट प्रॉब्लम होती है जब टेरिटोरियल जुडिक्शन का इशू उठता है। आप कोई भी एक नागरिक पहुंचता है किसी पुलिस स्टेशन में और कहता है ये कंप्लेंट लॉन्च कर दी जाए जी। वो कहता है ये यहाँ पे घटित हमारे जुरिडिक्शन में घटित नहीं हुई है, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे बोला जाता है कि ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। इसमें प्रॉब्लम फेस कौन करता है? एक आम नागरिक। जीरो एफआईआर का कंसेप्ट आया जी इस टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को मीट आउट करने के लिए। आज हमारे एक कानूनी प्रोविजन है कि अगर कोई भी क्राइम या कोई भी घटना घटित होती है, मान लीजिए नोएडा में, और आपको एफआईआर लिखवानी है जी दिल्ली में जी। तो आप क्या करेंगे? कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाएंगे, एक कंप्लेंट की कॉपी देंगे। वहां का जो भी एसएचओ होगा वो कंसर्न यानी दिल्ली में किसी भी पुलिस स्टेशन में जहां वो घटना घटित हुई है वहां की कंसर्न एसएचओ को आपकी कंप्लेंट की कॉपी अलॉन्ग विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। फिर वहां पे पूरा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके कंसर्न एसएचओ उस चीज को एफआईआर को लॉन्च करेगा, वहां ट्रायल चलेगा जी। ऐसा हमारा 2013 में जो निर्भया का केस हुआ था, उसके बाद क्रिमिनल सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ था और एक टर्म इंसर्ट हुआ था क्रिमिनल प्रोबेबिलिटी जी। इसके बाद कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर अगर एफआईआर लिखने से मना करता है किसी भी ऑफेंस में जिसमें कि कोई भी बच्चा या कोई महिला के साथ कोई भी घटना घटित हुई है, तो इस क्रिमिनल प्रोबेबिलिटी के अंडर में उस कंसर्न ऑफिसर के अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो सकती है, जिसके लिए वो कंसर्न ऑफिसर दंडित भी किया जाएगा जी। और ऐसा ही आसाराम बापू के केस में भी हुआ था जो कि एफआईआर हुई थी दिल्ली में, मगर घटना घटित हुई थी राजस्थान में, और जो ट्रायल चल रहा है वो भी राजस्थान में चल रहा है। तो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट ऐसे ऑफेंसेस में लिया जाता है जहां पे पुलिस परेशान न करे, या तो बच्चों के केस में या फिर इमीडिएट हेल्प मिल सके पीड़ित को, अगर कुछ भी होता है, कहीं भी होता है उस चीज के बारे में। इस वक्त रामाशंकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक। रामाशंकर जी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। वाराणसी बोल रहा हूँ सर। जी सर, ऐसा है कि 3 नवंबर 2015 को दैनिक जागरण में एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उसमें लिखा था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में मतलब ये कानून बना कि बाप के संपत्ति में बेटी का बराबर का हिस्सा होता है जी। लेकिन एक फैसला उसमें अमेंडमेंट आ गया, मतलब एक फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि अगर बाप 2005 के पहले अगर एक्सपायर कर चुका है तो बेटी का हिस्सा नहीं बनता है जी। क्या ऐसा सत्य है सर? प्रशांत जी, आपके पास मैं आऊंगा इस अमेंडमेंट को लेकर कि 2000 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ऐसा कुछ है कि अगर 2007 से पहले वालिद साहब का इंतकाल हो गया है तो बेटी का हिस्सा नहीं बनता है इस अधिनियम के तहत। देखिए, अगर किसी भी पिता ने अपनी विल में अगर बेटी को अधिकार दिया है तो उसका अधिकार हमेशा था, बट 2005 के बाद बेटी का जैसे बेटों का अधिकार दिया गया है वैसे बेटियों का भी दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक
जजमेंट आया हुआ है, जैसा इन्होंने बताया मुझे, एक जजमेंट है जिसमें अगर पिता पहले की मृत्यु 2005 से पहले हो जाती है जी। तो बेटी का अधिकार नहीं होता है, बट अगर विल लिखी है उन्होंने तो उसका अधिकार हमेशा रहा है। ठीक बात है सर। प्रशांत जी, जब हम एफआईआर की बात करते हैं तो दो तरह के ऑफेंसेस की बात हम सुनते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये यानी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। तो दोनों अपराध क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल, ये सीआरपीसी में दो डिफाइंड टर्म्स हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को, अगर कोई भी घटना घटित होती है तो किसी भी आदमी को अरेस्ट कर देता है बिना किसी वारंट के, उसको किसी वारंट की जरूरत नहीं है कोर्ट से। जी। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कोर्ट से आपको परमिशन चाहिए होती है कि वारंट चाहिए होता है कि किसी भी इंसान को या किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। कॉग्निजेबल जैसे सीआरपीसी के जितने भी प्रोविजंस है वो आईपीसी को डिफाइन करते हैं। जी। सीआरपीसी के शेड्यूल में कॉग्निजेबल और कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं, डिफाइन किया गया है। ठीक है सर। इस वक्त राजस्थान से लक्ष्मण हमारे दर्शक हम लोग जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हाँ जी, मेरा ये कुछ 2 FIR दर्ज किया था मैंने जी। तो दोनों का ही कोई जवाब नहीं मिला। और कई बार मैं जयपुर से संस्था से मैं वहाँ से ये कानूनी सहायता से संपर्क करता गया, लेकिन उसमें भी मुझे कोई मतलब संतुष्टि जवाब नहीं मिला। एफआईआर लक्ष्मण किस संदर्भ में थी आपकी? हाँ जी, एफआईआर आपने किस लिए लिखाई थी? एक तो FIR मेरा ये बैंक से पैसा गमन किया था, मतलब मालूम नहीं था और उसने वैसे ही निकाल लिया OTP करके। जी। तो उसका कोई मतलब हवाला ही नहीं मिला इसका, और कई लोगों का निकाल लिया यहाँ पानी जिले में, कई लोगों का, उनका कोई पता ही नहीं चला। और दूसरा एक FIR मैंने ब्लैकमेलिंग का किया था, लेकिन उसके बारे में भी पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। ये एफआईआर आपने लक्ष्मण कब लिखाई थी? ये तो मार्च अप्रैल की बात है। ठीक बात है। इस बारे में आपके ऊपर, उस एफआईआर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, और उस एफआईआर की कॉपी है आपके पास? हाँ, कॉपी तो है। ठीक बात है। उसका वो जयपुर में दिया भी है मैंने। ठीक है प्रशांत जी, आपके पास मैं आऊंगा कि ऐसी स्थिति में क्या हो। देखिए, पहले तो आपने जब भी कोई भी कंप्लेंट फाइल की होगी, उसमें कुछ इंक्वायरी होगी प्रिलिमिनरी, जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर ने किया होगा, उसके बाद FIR लॉन्च हुई होगी। और अगर पुलिस को लगा होगा तभी उसने FIR लॉन्च किया। पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि FIR लॉन्च हुई है कि नहीं, क्योंकि पुलिस पे जैसे ही FIR लॉन्च होती है, पुलिस के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है कि उन्हें चार्जशीट फाइल करनी है पूरी इंक्वायरी करके, क्योंकि उसके बाद उनको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कंप्लीट करके वो चार्जशीट 60 दिनों के अंदर फाइल करनी होती है। तो आपको ये कंफर्म करना जरूरी है कि आपकी FIR लॉन्च हुई है कि नहीं, क्योंकि कोई भी FIR लॉन्च हुई है तो आपकी अथॉरिटी नहीं है, ये पुलिस की अथॉरिटी है कि उन्हें अपनी कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी है। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर FIR लॉन्च हुई है तो देखिए सर, जो अप्रैल की बात कर रहे हैं प्रशांत जी कि अप्रैल में उन्होंने शिकायत दर्ज की थी, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए इस चीज में? क्या सीधा कोर्ट में जा सकते हैं FIR की कॉपी लेके? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं वो। अगर उनकी FIR, पहले तो कंसर्न जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसको अगर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करें, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक टाइम 60 डेज में अगर चार्जशीट नहीं फाइल होती है तो ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की गई है और कहीं लूप होल रह गए हैं। तो आप उनसे अगर फिर भी अगर कुछ नहीं होता तो आप न्यायालय में जाके इस चीज को, इसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद मैं करता हूं लक्ष्मण जी कि आपकी बात को बेहतर तरीके से समझा है आपने इस बात को, और उसके अलावा कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो आप वापस हम तक जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका भी ऐसे शो में आने के लिए और बेहतर शो बनाने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के वो लोग जो कि न्याय की पहुंच से बहुत दूर हैं या कानूनी पेचीदगियों के चलते सही समय पर न्याय हासिल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।